गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम आज जानकारी लेंगे अपने एयर प्यूरिफायर के बारे में। दोस्तों, ये कहा जाता है कि हवा ही दवा है और ज़्यादातर लोगों ने इस पीरियड में पिछले 1 साल में बहुत महसूस किया कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम भूखे रह सकते हैं 4 से 5 घंटे, शायद पूरे दिन भी। पानी नहीं पिएंगे तो हम प्यासे रह सकते हैं 3-4-5 घंटे भी। लेकिन क्या हम हवा को 2 मिनट भी रोक सकते हैं? अपनी सांसों को 2 मिनट भी रोक सकते हैं? शायद नहीं, घुटन हो जाएगा और हमें परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। इस बात को हम लोगों ने शुद्ध हवा को महसूस भी किया है। इस शुद्ध हवा को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, आज इस बेहतरीन जानकारी के साथ आपके सामने वी टीम एजुकेशन सिस्टम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन दूसरों को हम कैसे बता पाएं कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप ये जान पाएं और लोगों को आसानी से इस प्रोडक्ट तक इसकी बेहतरीन खूबियों को पहुंचा पाएं। इस जानकारी को आज देने के लिए हमारे बीच में कंपनी के बेहतरीन ट्रेनर मजूमदार सर मौजूद हैं। मैं आप लोगों के बीच में सर को रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू सर, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच दीपांशु जी। और जैसे कि दीपांशु जी ने कहा है कि आज जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते मिलते हैं, तो और हर हफ्ते कुछ नए इंफॉर्मेशन से हम आपके साथ रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो कि बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो मेरे कहने का मतलब है कि हमें, आप ये कह सकते हैं कि ऑन पॉपुलर डिमांड, कि कई बारी हम लोग जब सेशंस करते हैं तो सेशन के एंड में लोगों का ये सवाल होता है कि हम, ठीक है जानकारी तो मिल गया, आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन जब हम किसी से मिलने जाए, किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठे हो, तो हम क्या बात करें, हम कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएं, कैसे एयर प्यूरिफायर के बिजनेस को क्लोज करें, कैसे अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाए। मतलब मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आज अगर 10 लोगों को आप एयर प्यूरिफायर के बारे में बताते हैं, हो सकता है आपसे कोई 1 या 2 आदमी एयर प्यूरिफायर परचेज कर रहे हैं, आपका जो हिट रेशियो है सो हो सकता है वो अभी 10% होगा या 15% होगा। तो आज के सेशन के बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, हमारा ये वादा रहेगा कि आप कम से कम अपने हिट रेशियो को 50% तक कर सकते हैं। मतलब 10 लोगों को बता के कम से कम 5 या 6 लोग आपसे एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे, ये मेरा आपसे दावा है और वादा भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, मान लीजिए आप एयर प्यूरिफायर के लिए कई तरीके के लोगों से मुलाकात करते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में एयर प्यूरिफायर क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, उस तरीके से मिलते हैं। आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, उनको बताते हैं डॉक्टर को कैसे एयर प्यूरिफायर लगाना है, डॉक्टर को क्यों एयर प्यूरिफायर लगाना है। आप कभी किसी के घर में जाते हैं तो घर में एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, कैसे बेनिफिट दे सकता है, इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज जो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस आदमी से मिल रहे हैं, जिस पर्सन से मिल रहे हैं, जो प्रॉस्पेक्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, उनको देखते हुए आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनके प्रॉब्लम कौन से ऐसे हैं जो हमारा एयर प्यूरिफायर सॉल्व कर सकता है। सो प्राइमरीली ये होगा हमारा काम कि जो भी हमारे ऑपोजिट प्रॉस्पेक्ट बैठे हैं उनका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो एयर प्यूरिफायर से सॉल्व हो सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए, कोई भी ऑफिस हो सकता है, चाहे वो छोटा एडवोकेट का ऑफिस हो, चाहे कोई बड़ा 40-50 लोगों का ऑफिस हो। तो ऑफिस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि क्रॉस इन्फेक्शन के 10-12 लोग या 20 लोग बैठे हैं ऑफिस के अंदर और हर कोई अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं। मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल इन्फेक्शन की। हर पर्सन, हर जो लोग हैं ऑफिस के, जो एम्प्लॉइज होते हैं, हर कोई अलग अलग सिचुएशन से आते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं। वो किस तरीके का इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, वो किस तरीके का इन्फेक्शन अपने सांसों के जरिए छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें जब अगर ऑफिस
में बात करेंगे, ऑफिस में एयर प्योरीफायर के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे या ऑफिस में एयर प्योरीफायर प्रपोज करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऑफिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्फेक्शन कंट्रोल। देखिए, ऑफिस में एयर कंडीशनर लगाने के लिए बहुत सारे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर लगाने के बाद आपने कमरे को तो ठंडा कर दिया, आपने कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा उस कमरे में। मतलब जो भी बंद कमरा होता है, आप ये समझ लीजिए किसी भी बंद कमरे के अंदर इन्फेक्शन घूमते रहते हैं, चूंकि उसके पास रास्ता नहीं है निकलने का। आप सोचिए, अगर खुला हुआ कमरा है, खिड़की और दरवाजे खुले हैं, तो उस केस में इन्फेक्शन उस कमरे के अंदर ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है और बाहर की हवा अंदर आ रही है, अंदर की हवा दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर कोई बंद कमरा है, मतलब ऑफिस जैसे ऑफिस होते हैं आजकल, एसी तो लगा हुआ है, एसी ने ठंडा कर दिया और कमरे को पूरी तरीके से सील्ड कर दिया। उस कमरे के अंदर किसी ने छींक लिया, किसी ने खांस लिया, या कोई धूल मिट्टी के साथ आ गया घर के कमरे के अंदर, तो वो तो उसी में कमरे के अंदर घूमता रहेगा ना। तो एयर कंडीशनर फिल्टर नहीं कर सकता उस जो हवा में गंदगी है, जो हवा में इंफेक्शन है, वो एयर कंडीशनर उसको घुमाते रहते हैं कमरे के अंदर, लेकिन उसे क्लीन नहीं कर सकता। सो क्लीन करने के लिए या इन्फेक्शन को हवा से दूर करने के लिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हवा में रहेगा तो हमारे सांसों के जरिए वो हमारे शरीर के अंदर आएंगे, लंग्स में आएंगे, तो फिर तकलीफ देगा। तो जो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस हवा में जो इन्फेक्शन है वो एयर प्योरीफायर से हम उसे हटा सकते हैं। तो किस तरीके से हटा सकते हैं, कैसे हमारा प्योरीफायर बेटर है, वो हम प्रेजेंटेशन के दौरान देखेंगे और समझेंगे। बट मोटा मोटा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप किसी ऑफिस में मिलते हैं तो ऑफिस में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम है और सोल्यूशन एयर प्योरीफायर है। सो ये है। दूसरा, अगर आप किसी डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जो ऑफिस का लेवल है इन्फेक्शन का, या डॉक्टर के क्लिनिक में जो इन्फेक्शन लेवल है जो ऑफिस में होता है, उससे कई गुना ज्यादा खतरा हॉस्पिटल में है या डॉक्टर क्लिनिक में। आप सोचिए, किसी भी ऑफिस में 25 लोग होते हैं, किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आते हैं, उसकी इन्फेक्शन के खतरे कम है। लेकिन हॉस्पिटल में तो लोग बीमारी को ठीक करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास लोग बीमारी को ठीक करने के लिए जाते हैं। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के क्लिनिक है, वो दिन में 40 पेशेंट से मिलते हैं, हाँ, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। सो 40 पेशेंट क्या इन्फेक्शन लेके आते हैं हमें नहीं पता। सो अगर 5-7 मिनट भी पेशेंट कमरे के अंदर रहा और वो क्या इन्फेक्शन छोड़ के जाते हैं हमें नहीं पता, और वो वही इन्फेक्शन कमरे के अंदर घूमते रहेंगे और एक्सपोजर लेवल बढ़ जाता है। ये शब्द आप हमेशा याद रखिएगा। डॉक्टर के लिए इन्फेक्शन के साथ साथ एक्सपोजर का खतरा है। एक्सपोजर का मतलब यह है कि 1 घंटे में आप ऑफिस में बैठते हैं तो जो इन्फेक्शन में एक्सपोजर है आपका वो काफी कम है, लेकिन वही 1 घंटा आप अगर किसी हॉस्पिटल में बैठेंगे या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठेंगे, एक्सपोजर बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है। मतलब हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर आप ऑफिस में 1 घंटा बैठे हैं तो अगर इतना एक्सपोजर है तो वो उसका कम से कम हॉस्पिटल में या डॉक्टर क्लिनिक में उसका 10 गुना तक हो सकता है, 10 गुना तक, काफी ज्यादा भी हो सकता है, बट एग्जाम्पल। तो ये एड्रेस करने के लिए हमारा प्योरीफायर मदद कर सकता है। सो डॉक्टर क्लिनिक में तो जहां पे डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन होता है, जिसे कंसल्टेशन रूम कहा जाता है, प्योरीफायर वहां पे लगाएंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल में हमें एक चीज ध्यान रखना है, हॉस्पिटल में कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है, और वो है पेशेंट का रूम, ध्यान से सुनिएगा, लैब्स, हॉस्पिटल के अंदर जो MRI लैब होते हैं, अल्ट्रासाउंड के लैब्स होते हैं, एक्सरे लैब होता है, वगैरह जो भी लैब्स होते हैं, फिर डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है हॉस्पिटल के अंदर। ये 3 एरियाज ऐसे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में देखिए ना कई तरीके के लोग आते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, पेशेंट के साथ अटेंडेंट, डॉक्टर्स, डॉक्टर का नर्स, डॉक्टर के स्टाफ, ठीक है ना। तो कितने तरीके के लोग हॉस्पिटल में एक समय में होते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा। और ये 3 एरियाज ऐसे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे पेशेंट रूम हो गया,
लैब्स हो गए या डॉक्टर रूम हो गया, ये ऐसे एरियाज है जहां पे सब लोग जाते हैं। मतलब पेशेंट रूम में आप देखिए, पेशेंट भी है, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, अटेंडेंट भी है, मेंटेनेंस स्टाफ भी है। ठीक उसी तरीके से लैब में भी सब लोग जाते हैं। मतलब जिस एरिया में सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना है, इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है, इवेंचुअली एक्सपोजर भी ज्यादा है। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। हॉस्पिटल का बात करते ही लोगों के ध्यान में ये आता है कि देखो हम ओटी में लगाएंगे, आईसीयू में लगाएंगे। तो ओटी आईसीयू में अगर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे लगाने के लिए और जो स्किल और जो नॉलेज चाहिए वो थोड़ा ऊपर लेवल का चाहिए, ताकि आप डॉक्टर से बात कर सके। डॉक्टर पूछेगा आपसे कि ओटी में काम करेगा तो कौन सा इन्फेक्शन मारेगा वगैरह वगैरह। तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल में प्रमोट करिए, और हॉस्पिटल में ऐसी जगह प्रमोट करिए इन्फेक्शन कंट्रोल पे तौर पे। मतलब आप इन्फेक्शन कंट्रोल पे फोकस करिए, एक्सपोजर पे फोकस करिए, ठीक है। सो और ये बहुत इजी भी है। इसमें देखिए, अगर मैं आरओआई की बात करूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि हॉस्पिटल ने 10 एयर प्योरीफायर लगाया। 10 एयर प्योरीफायर का खर्चा कितना है? 18,500 के हिसाब से 1,85,000, 1,85,000। तो 1,85,000 मान लेते, 2 लाख रुपए खर्च करके हॉस्पिटल ने एयर प्योरीफायर लगाया। अब ये जो 2 लाख रुपए है वो रिकवर कितनी आसानी से हो सकती है, मैं बताता हूं। मान लीजिए दिन में 50 पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, अगर 50 रुपए भी उन्होंने पर पेशेंट बढ़ा दिया, जो कंसल्टेशन फी है वो, या जो पेशेंट रूम में रहते हैं, मतलब जो या किसी ट्रीटमेंट के लिए रूम में रहते हैं, उनका 50 रुपए पर डे बढ़ा दिया। सो आपके महीने में कितने हो गए? लगभग 50 रुपए पर डे के हिसाब से आपके लगभग 15,000 रुपए हो गए। 15,000 नहीं, 1,500 रुपए हो गए, सॉरी 1,500 रुपए हो गए। सो 1,500 रुपए पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपके 10 महीने में 15,000 रुपए आ गए। एक साल में लगभग 18,000 रुपए। मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं 2 लाख रुपए, वो अगर 50 रुपए पर पेशेंट आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो एक साल के अंदर वो पैसा आपका वापस आ जाता है। सो आप देखिए, कोई भी खर्च कर लेगा ना, तो मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया, एक साल में आपका पैसा वापस आ गया, और आपने अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी बढ़ा दिया कि आपने ये बता दिया कि देखो हमारा हॉस्पिटल जो है इन्फेक्शन फ्री है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमने एयर प्योरीफायर लगा रखा है। तो आपकी हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी बढ़ी और आपका पैसा भी जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया। तो इस तरीके से आप हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स इंडिविजुअल डॉक्टर के क्लिनिक है जैसे, ऑफिस में भी इस तरीके का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो उनका पैसा लगा हुआ है वो 1-1.5 साल में उसका पैसा वापस आ सकता है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप अगर किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं, मतलब किसी के घर पे आप गए, घर पे मिलते हैं, तो वहां पे किस तरीके से बातचीत की जा सकती है। तो आप ये याद रखिएगा, एयर प्योरीफायर किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, मतलब इमीडिएट फायदा किनको मिलेगा। 3 तरीके के लोगों को आपको इमीडिएट फायदा मिलेगा। वो है जिनको सांसों की बीमारी है, जैसे दमे की शिकायत है, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस हो गए, सर्दी, जुकाम, सीओपीडी, इस तरीके के जो रेस्पिरेटरी डिजीज से अफेक्टेड जो लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब जो सांसों की बीमारी होती है, वो बच्चों को और बुजुर्ग को होते हैं। तो जिनके घर में रेस्पिरेटरी डिजीजेस से अफेक्टेड लोग हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, या तीसरे जिनके घर में पेट्स होते हैं। आपको पता है कि आज पेट्स लोग घर पे रखने लगे हैं। पेट्स जो है लोग मतलब कई तरीके के पेट्स रखना लोग पसंद करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट यस, पेट्स आजकल धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सो जिनके घर में पेट्स है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, या जिनके घर में रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, मतलब इमीडिएटली। वैसे तो बेनिफिट, जैसे दीपांशु जी ने कहा है, हवा ही दवा है, ये बहुत ज्यादा सच है। बिकॉज जब से हम पैदा हुए हैं, हर रोज हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हर 6 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और
हवा को इग्नोर करने के वजह से जो है काफी ज्यादा तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है। तो वैसे तो जो लोग सांस लेते हैं उनको सबको साफ हवा की जरूरत है और एयर प्योरीफायर आपको साफ हवा देने में मदद कर सकता है, बट इन 3 तरीके के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इनको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप बातचीत की शुरुआत करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाता हूं, आप सीधे सीधे ये पूछ सकते हैं उनसे कि आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हर एक शहर में और हर एक घर में आपको कोई ना कोई आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस है। मतलब आज जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, साइनस हो गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गए, सांस मतलब सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, आज कोई भी ऐसा, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप हो सकता है इंडिया के हर एक कोने से सुन रहे होंगे मुझे, आप खुद सोच के देखिए, आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आज हर एक शहर, हर घर में आपको ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस मिलेंगे। हर घर में सांसों की बीमारी होंगी, किसी ना किसी को होंगी। ये मैटर नहीं करता कि कितनी फ्रीक्वेंटली होंगी, बल्कि ये मैटर करता है कि है। और दूसरी बात कि इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल क्या है, क्योंकि कई बार हमें ये सवाल आते हैं कि देखो हमारे शहर में तो पोल्यूशन है नहीं, हमारे घर के चारों तरफ हरियाली है, हम ग्रीनरी के बीच में रहते हैं, तो हमें एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितनी है, आप ये मत सोचिए कि आपके चारों तरफ कितनी हरियाली है, बल्कि ये आप सोचिए कि आपके घर में किसी को रेस्पिरेटरी डिजीजेस है कि नहीं। चूंकि एयर पोल्यूशन, घर के हवा में जो धूल वगैरह है वो हल्के पुल्के हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपको कोरोना वायरस दिखाई देता है? क्या आपको स्मेल या गैसेस या केमिकल्स दिखाई देते हैं? नहीं। लेकिन अगर घर में कोई बीमार पड़ रहे हैं, अगर घर में किसी को सर्दी, जुकाम, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, तो वो चीज तो हमें दिखाई देती है ना। तो ये मत सोचिए कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल क्या है, आप ये सोचिए कि आपके घर में रेस्पिरेटरी डिजीजेस है या नहीं है। अगर है तो इसके लिए आप अभी क्या करते हैं? आप अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई का सहारा लेते हैं। क्या उससे ये ठीक हो रहा है? क्या उससे इसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है? बल्कि नहीं, डॉक्टर के पास जाने से या दवाई लेने से इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं घटती, बल्कि ये बढ़ जाती है। आप पिछले 1-2 साल में देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस की फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दवाई टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, क्या आप इन चीजों को रिड्यूस करना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये डॉक्टर्स के विजिट कम हो? आपको मालूम है कि ये जो दवाई हम डॉक्टर से लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या आप उन चीजों से बचना चाहेंगे? तो ये एक अप्रोच हो सकता है कि आप पहले ये पूछिए कि देखो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, राइट? फिर उनसे ये कहिए कि देखो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस खास करके बच्चों और बुजुर्ग को ज्यादा होते हैं। तो जब ये आप डिस्कशन करेंगे, इस डिस्कशन के दौरान निकल के आएगा कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके घर में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, उनके घर में किनको एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस वगैरह की शिकायत है। तो ये चीजें निकल के आएंगी, फिर आपको वो डिस्कशन को आगे लेके जाने में मदद मिलेगा। सो आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया कि बातचीत कैसे शुरू करनी है और किस तरीके से किन लोगों को अपने प्रोडक्ट की नीड को कैसे समझाना। चलिए अब मैं आपको ब्रीफली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको मदद करेगा प्रेजेंटेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने में, प्रेजेंटेशन को और ज्यादा दमदार बनाने में। ठीक है, सो मैं आपको आज 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, या आप प्लीज नोट कर लीजिए। जब आपने ये तो सुन लिया है, ये तो समझ लिया है कि बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट के साथ किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन बातचीत जब करेंगे तो कई सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, कई सारे सवाल आएंगे। तो वो सवाल कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से आप सवालों के जवाब देंगे, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, ये मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, इम्यूनिटी को लेके आज की डेट में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा। हर एक इंसान जो है आज की डेट में इम्यूनिटी को बेहतर बनाना चाहता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहता है। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम कई सारे एक्टिविटीज करते हैं, कई सारे एफर्ट्स करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन इम्यूनिटी का एक बहुत अहम पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है कि इम्यूनिटी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक इंटेक के साथ है। मतलब जितने ज्यादा जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आएंगे उतनी ही इम्यूनिटी का खर्चा होगा। मतलब इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ेगा उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या जहरीले पदार्थ को रोकने में मेहनत करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये जो जहरीले पदार्थ आते हैं वो खाने से आ सकते हैं, पानी से आ सकते हैं, या तो हवा से आ सकते हैं। यही तीन रास्ते हैं ना जो जिससे इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। और कोई रास्ता तो है नहीं, और कोई चीज तो हम बाहर से कंज्यूम करते नहीं है। यही तीन चीजें कंज्यूम करते हैं बाहर से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज के आने का। लेकिन हवा, खाने को, फूड और वाटर को हमने कंट्रोल में ले लिया है। मतलब जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी पानी हम पीते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, सफाई की पूरा ध्यान रखते हैं। और जो क्वांटिटी हम फूड के कंज्यूम करते हैं या पानी की जो कंज्यूम करते हैं वो क्वांटिटी इतनी कम है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा उस पर असर भी नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपको एयर की बात करूं, एयर, हवा, हम हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर इनहेल करते हैं। सो 11,000 लीटर्स ऑफ एयर पासेस थ्रू आवर लंग्स एवरी डे। 11,000 लीटर्स, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हर 6 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हर 6 सेकंड में। इसका मतलब हर 6 सेकंड में हम सांस लेते हैं और उस सांसों के जरिए कुछ ना कुछ खराब चीजें तो शरीर के अंदर आती ही आती है। क्योंकि हवा हमारे चारों तरफ तो साफ तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ खराब चीजें तो हवा के जरिए आएगी, हर एक 6 सेकंड में आएगी। तो आप जरा ये सोचिए कि हर 6 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ हवा के जरिए आ रहे हैं। इम्यूनिटी क्या बैठा रहेगा? इम्यूनिटी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यूनिटी को लगातार 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, लगातार 24 घंटे उसको एजाइल रहना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए। तो हवा के जरिए जो जहरीले पदार्थ आ रहे हैं वो कहां से आते हैं? हमारे श्वास नाली से आते हैं, राइट। और वो श्वास नाली के अंदर इम्यूनिटी को लगातार मेहनत करना पड़ेगा ताकि उस जहरीले पदार्थ को वहां पे रोका जा सके। एज ए रिजल्ट क्या होता है? आपने जो मेहनत किया, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, कि आपने इम्यूनिटी को बेहतर बनाया ताकि कोई क्रिटिकल वायरस होता है, कोई जहरीले वायरस हो जिससे इम्यूनिटी बेहतर तरीके से लड़ सके। लेकिन 24 घंटे अगर अनवांटेड चीजों में हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बिजी रहेंगे, हमारे जो रिसोर्स है, इम्यूनिटी का जो रिसोर्स है, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इम्यूनिटी के रिसोर्स वहां पे मेहनत करेगा और जहां पे हमें चाहिए वहां पे उसकी स्टेमिना नहीं मिल पाएगी, वहां पे उसका असर दिख नहीं पाएगा। सो यही हो रहा है आज की डेट में कि इम्यूनिटी तो बढ़ रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इम्यूनिटी को ड्रेन आउट कर रहा है हवा के जरिए इम्प्योरिटीज। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। और इसका एक और जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट जो इसका दिखाई देता है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो इम्यूनिटी का जो लगातार मेहनत करने पे जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन कहाँ आती है, उसका इफेक्ट कहाँ आता है? वो इफेक्ट आता है हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस में। ये रेस्पिरेटरी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो इम्यूनिटी को मैं समझा पाया आपको कि इम्यूनिटी किस तरीके से ड्रेन आउट हो रहा है, इम्यूनिटी का जो स्टेमिना है वो किस तरीके से पूरे दिन में खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इस सिचुएशन को बदलने के लिए एयर प्यूरिफायर कैसे काम कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है, अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम में हम लगभग 8 से 10 घंटे रहते हैं।
लगातार रहते हैं और उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है, आराम कर रही होती है। तो अगर बेडरूम में हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और हमने आसपास की हवा को साफ किया, तो क्या होगा कि हम उस 8 से 10 घंटे जिस हवा में सांस लेंगे वो बेहतर क्वालिटी का होगा, थोड़ा साफ होगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो लगातार 24 घंटे मेहनत कर रहा था उसको रेस्ट मिलेगा। मतलब 24 घंटे अगर विदाउट एयर प्योरीफायर इम्यूनिटी को जितना मेहनत करना पड़ता है, अगर 8 से 10 घंटे एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम इम्यूनिटी को आराम दे सके तो शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ कम आएंगे और जाहिर सी बात है ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है ये भी कम होने लगेंगे। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि जब किसी हम गंदे नाली के पास से गुजरते हैं या किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं या जेब में से रुमाल निकाल के नाक और मुंह को ढक लेते हैं। क्या आपको पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जिस दौरान हम पब्लिक टॉयलेट में होते हैं या गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, हमें पता है कि वहां पे बदबू है, वहां पे गंदगी है, तो हम नाक और मुंह को ढक के गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या आप उसको जीरो कर सकते हैं? क्या आप पब्लिक टॉयलेट में अपने सांसों को रोक सकते हैं? नहीं। हमें पता है कि हमें सांसें लेनी है, हमें यह भी पता है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन नाक और मुंह को ढक के हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। मतलब 24 घंटे विदाउट एयर प्योरीफायर, मान लीजिए इतने गंदगी आते हैं, तो विद एयर प्योरीफायर आप उस गंदगी को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गंदगी को बिल्कुल खत्म कर दें, बट एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम गंदगी को थोड़ा कम कर सकते हैं। और बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम 8 से 9 घंटे रहते हैं, जिस समय हम आराम कर रहे होते हैं, तो एक बेहतर हवा हमारे चारों तरफ शरीर के अंदर इसको कम जाने देता है। सो ये था मेरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन और ये है मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कलीग पंकज चौधरी हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है और पंकज आपको बताएंगे कि एयर प्योरीफायर हमारा मार्केट से बेटर क्यों है। और आप याद रखें कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा प्रोडक्ट एक बेहतर इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकता है। किस तरीके से बेहतर करेगा, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, कैसे उसको मेंटेन करना है, साफ सफाई कैसे करनी है, फिल्टर क्यों बदलना है, कैसे बदलना है, ये सारी जानकारी आपको पंकज द्वारा दी जाएगी। सो ओवर टू यू पंकज। सो आप ध्यान से सुनिए ये प्रेजेंटेशन प्लीज, क्योंकि इसमें आपको मालूम चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर एफिशिएंसी क्यों देता है। प्लीज। थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज की डिस्कशन में मैं कुछ खास टॉपिक्स को मैं ऐड ऑन करूंगा जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपने कभी साथ का प्रोडक्ट लिया और उसकी कभी कोई सर्विस की जरूरत आन पड़ी है तो आप हमसे कैसे रूबरू हो सकते हैं, आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो जरिया और माध्यम मैं बताऊंगा कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हम बताएंगे कि हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं अपने मशीन का, फिल्टर्स का। फिर उसके बाद हम फिल्टर्स के बारे में जानेंगे समझेंगे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे समझेंगे, एयर फ्लो सक्शन के बारे में जानेंगे और फिर फिल्टर्स के प्राइसिंग और उनके रिप्लेसमेंट पीरियड्स और उनके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने साप का कोई भी प्रोडक्ट लिया हो और आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी और आपको सर्विस की आवश्यकता है और सर्विस की सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, आप हमसे कई माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मिस कॉल नंबर 9804763763। इस नंबर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपने मिस कॉल देना है और मिस कॉल देते ही कुछ समय के अंतराल में आपको कॉल बैक आएगा जहां पे आप अपने कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा हमारा माध्यम है जुड़ने का, टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रही है 1800-419-4322। यहाँ आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी तरह का फीडबैक, ग्रीवेंसेस या कोई इशू है तो आप हमें ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है support@sharp-oa.com। ये 3 माध्यम है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ के अपने कंसर्न, अपने इश्यूज, अपने सब
कोई भी सर्विस सपोर्ट चाहिए तो आप हम तक रजिस्टर करा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी मेजर सिटीज हैं, टाउन है, वहां पे हम आपको 24 घंटे में सर्विस मुहैया करवा दें। और जितनी भी अप कंट्रीज हैं जो थोड़ी बहुत सिटी लिमिट से बाहर होती है, वहां हमारी कोशिश होती है कि विद इन 3 डेज हम आपको रिस्पॉन्स करें और प्रॉपर 100% सपोर्ट देने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमसे यहाँ इन नंबरों के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में, सॉरी मशीन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप एयर प्यूरीफायर लेके आते हैं आपके पास, जब यूजर के हाथ में नया एयर प्यूरीफायर अनबॉक्सिंग करते हैं, तो अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखेगा ये एयर प्यूरीफायर के ये यूनिट का सबसे फ्रंट सिरा है, जहाँ पे प्लाज्मा क्रिस्टल आयन का सिंबल होता है और साथ की लोगो होती है। ये मशीन का सम्मुख है, फ्रंट फेस है। इसके ऊपर में टॉप व्यू में आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन बटन्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। और इसके ऊपर में एयर डक्ट होता है, जहां से हमारे क्लीन एयर मतलब प्योर एयर बाहर निकलता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। मशीन का जो बैक साइड है, ये मशीन का बैक साइड आपको दिख रहा होगा। मशीन के बैक साइड को हम फिल्टर साइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक की बॉडी होती है और इसके साथ 3 डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, तो ये मशीन के बैक साइड होता है। मशीन के साथ आपको 2 मीटर का पावर कॉर्ड दिया जाता है, जो कि नियरेस्ट प्लग पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मशीन की इंस्टॉलेशन की गाइडेंस के बारे में। देखिए, जब भी आप मशीन लेके आते हैं, चूंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मशीन का फ्रंट फेस है, तो जब हम एयर प्यूरीफायर के फ्रंट फेस को अपने तरफ रख के दीवार से 6 इंच की दूरी पे आपने इसे फर्श पे ही रखना है। किसी खास जरूरत के हिसाब से अगर आपको ऊंचे स्थान पर रखना है तो मैक्सिमम 1.5 फीट की ही ऊंचाई पे इसे रखना चाहिए। वैसे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उम्दा परफॉर्मेंस के लिए हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप इसे सरफेस पे ही रखें, फर्श पे ही रखें। दीवार से 6 इंच की दूरी पर रखें। दीवार के सिरे बैक साइड होगा मशीन का, फ्रंट आपका ये शार्प लोगो आपको दिख रहा होगा, ये आपके सामने रहेगा। हम इसके बाद बात करेंगे मशीन के फंक्शनैलिटी के बारे में। आप देखिए, आपको ये एयर फ्लो, यहाँ से एयर फ्लो निकलता है, जो हमारे जितने भी प्यूरीफायर एयर है वो यहाँ से बाहर निकलता है डक्ट से। और ये हमारे ऑपरेशंस बटन है। इन ऑपरेशन बटन्स में सबसे राइट साइड में आपको पावर की दिख रहा है, जिसे आप प्रेस करके मशीन को ऑन कर सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड में आपको एक हेज बटन दिख रहा होगा। हेज बटन की दबाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके घर के बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्मॉग हो, धुंधला हो। आमतौर पर जब दिवाली के समय में देखा जाता है तो उस समय ही सिर्फ इस हेज बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, अन्यथा जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ मोड है। ये मोड बेसिकली, मोड बटन जो है ये फैन की डिफरेंट स्पीड बताता है। यहाँ पे 3 तरह की स्पीड होती है, लो, मीडियम और हाई। हमारा सुझाव है कि आप हमेशा इसे हाई स्पीड पे ही ऑपरेट करें। इसके सबसे लेफ्ट साइड में रिसेट का बटन होता है। इसे बहुत ही एक्सेप्शनल केस में यूज किया जाता है, तब करते हैं जब हम नए फिल्टर्स हम मशीन में चेंज करते हैं, तो एक दफा 3 सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रखना पड़ता है, जिससे इसकी काउंटर रिसेट हो जाती है। तो ये वंस इन ए वाइल की जरूरत पड़ता है, रेगुलर जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। अब हम आते हैं मशीन की बैक साइड की। हम जैसे हमने आपसे पहले एक दफा बात की थी, मशीन की बैक साइड में आपने ध्यान दिया होगा, ये मशीन का सबसे बैक कवर है, जिसे हम बॉडी कवर भी कहते हैं, बैक कवर भी कहते हैं। और इसे एक और उपनाम दिया गया है कि प्री फिल्टर भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसी बैक कवर में एक वायर मेश होता है, जालीदार, उसमें जालीदार फिल्टर लगा होता है, जो कि 10 माइक्रोन तक के लार्ज पार्टिकल को फिल्टर आउट करता है। तो ये एक तरह से प्री फिल्टर का इसका काम होता है और ये प्री फिल्टरिंग करता है। इसके बाद जो फिल्टर होता है उसे हम, आप देखेंगे ये ब्लैक कलर का बॉडी है, जिसे हम कार्बन फिल्टर कहते हैं। कार्बन फिल्टर बेसिकली कार्बन ग्रैन्यूल्स के बने होते हैं, और कार्बन फिल्टर का मेन मकसद होता है कि गैस और स्मोक दोनों को एब्जॉर्ब करने का। किसी भी तरह का ऑर्डर, धुआं, गैस, स्मोक, स्मेल, इन चीजों को ये एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद जो लास्ट है उसे हम हेपा फिल्टर कहते हैं। हेपा फिल्टर 99.97% तक के टिनी पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रोन तक के टिनी पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब करता है, जो कि मेन फंक्शनैलिटी है पूरे एयर प्यूरीफायर में। ये हमारे 3 तरह के फिल्टर्स हो गए, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर। इनकी मैंने सीक्वेंस आपको बताई। सबसे पहले प्री फिल्टर होता है, उसके बाद कार्बन फिल्टर होता है, उसके बाद हेपा फिल्टर होता है। हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, हमने इनकी सीक्वेंस के बारे में बात की। अब हम इनकी अलाइनमेंट की बात करेंगे कि हम इसे जब
आप जब फर्स्ट टाइम इसे लेके आते हैं मशीन को और जब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं तो ये दोनों फिल्टर प्लास्टिक की पन्नी में रैप किया हुआ होता है जिसे आप ये निकालना होता है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि फिल्टर जब आप एक एक करके बाहर निकालते हैं तो उसको वापस रिवर्स ऑर्डर में उसी दिशा में लगाना होता है। तो हमें इन फिल्टर्स की डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको प्री फिल्टर दिख रहा है जो बॉडी की कैबिनेट में होती है, जो कि एक लैच से खुलता है, तो ये उसी दिशा में निकलेगा और उसी रिवर्स डायरेक्शन में इसे वापस लॉक करना है। प्री बीच में जो हमारा कार्बन फिल्टर है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब इसे सीधा भी लगा सकते हैं, उल्टा भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात है हेपा फिल्टर के साथ, हेपा फिल्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हेपा फिल्टर को उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया तो हेपा फिल्टर चोक हो सकता है, विच विल बी अ कॉस्टली अफेयर। आपको फिल्टर चोक हो जाएगा, आपको नए फिल्टर लेने होंगे जो कि काफी महंगा पड़ेगा। तो फिल्टर में खासकर हेपा फिल्टर की डायरेक्शन का खास ध्यान रखना होता है। जब इसे आप बाहर निकालते हैं तो लगाने वक्त आपको इसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन के दो प्रोसेस हैं, दो जरिए जिससे आप पता कर सकते हैं। आपको यहाँ एक लैच दिख रहा होगा, सफेद रंग का टैग दिख रहा होगा। ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो अपना एयर प्यूरिफायर है का जो फिल्टर है, हेपा फिल्टर, इसके मध्य में एक सफेद रंग का टैग होता है। तो जब इसे आप अपने मशीन में वापस लगाते हैं तो ये टैग बाहर की तरफ होना चाहिए। तो एक इससे आपको दिशा पता चलता है कि टैग अगर बाहर की तरफ है और इसे आप इंसर्ट कर रहे हैं मतलब आपने सही लगाया है। दूसरी दिशा सूचक अगर प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो देखिए, इसी हेपा फिल्टर के कॉर्नर में बॉडी पे एज पे हमारी एरो मार्किंग होती है, जिसमें इनसाइड एरो मार्क बना होता है, इंडिकेशन लिखा हुआ होता है, जिसके जरिए भी आप तय कर सकते हैं कि फिल्टर में इस फिल्टर को कैसे एयर प्यूरिफायर मशीन के अंदर डालना है। तो इन दो तरीके से आप इसकी डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो अभी तक हमने तीनों फिल्टर के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उनकी सीक्वेंस के बारे में जाना, उनकी डायरेक्शन के बारे में जाना। अब हम इनकी मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अपना हेपा फिल्टर है, उसे आप महीने में एक बार 30 to 40 मिनट्स के लिए आप इसे धूप में रख सकते हैं और वापस इसे उसी सीक्वेंस में लगा के वो कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर दोनों ही काफी सेंसिटिव और डेलिकेट आइटम होता है, इसीलिए इन दोनों को कभी भी पानी के संपर्क में नहीं लाया जाता है। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महीने में एक बार आध बार आप एक बार इसे निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने का प्रोसेस ये है कि आप सूखे कपड़े से इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को दोनों को सूखे कपड़े से डस्टिंग कर सकते हैं, झाड़ सकते हैं। बट जो अपना प्री फिल्टर है, जिसे हम बॉडी कवर भी कहते हैं, बैक कवर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉडी होती है, साथ में मेश होता है, तो आप इसे हल्के पानी के संपर्क में ला सकते हैं, गीले कपड़े से इसे क्लीन कर सकते हैं और सूखने के बाद इसे वापस लगा सकते हैं। तो मेंटेनेंस में खास चीज ये ध्यान रखना है कि हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को कभी भी लिक्विड के संपर्क में नहीं लाना है, किसी भी तरह के लिक्विड के संपर्क में नहीं लाना है। सूखे कपड़े से ही डस्टिंग होगी और बहुत ही जेंटली होगा, किसी भी तरह का प्रेशर इस पे नहीं हमें डालना चाहिए। राइट, अब हम आगे बात करेंगे। हमने आपसे कहा था, आपको ध्यान होगा कि हमारा जो एयर प्यूरिफायर है इसे आप दीवार से 6 इंच की दूरी पर रखें। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है तो स्क्रीन में आपने देखा, ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हमने यहाँ मशीन 6 इंच की दूरी पर रखा है तो चूंकि अपना एयर फ्लो जो है, जो क्लीन एयर बाहर निकलता है, वो यूनिक 20 डिग्री का एक एंगल बनाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एयर फ्लो कमरे के चारों तरफ पहुंचता है। ये देखिए, आपको नीला रंग का एक एयर फ्लो दिख रहा है जो कि अपने मशीन से बाहर निकलने के बाद ये कमरे के हर कोने में जाता है। तो एयर का जो सर्कुलेशन है वो कमरे के कोने कोने में जाता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है और ये शार्प में ही अवेलेबल है, दूसरे ब्रांड में आपको नजर नहीं आएगा। आमतौर पे जो दूसरे ब्रांड में होता है, एयर फ्लो चूंकि डायरेक्ट निकलता है, परपेंडिकुलर जाके वापस छत से टकराता है, छत सीलिंग से टकरा के वापस मशीन के इर्द गिर्द ही उसकी क्लीन एयर रह पाती है, उसके इर्द गिर्द रह जाता है, तो सर्कुलेशन पूरी तरफ नहीं होता है। तो जिस कमरे में हम रखते हैं उसकी कमरे के हर कोने में अगर सर्कुलेशन पूरी तरह से पहुंचता है तो हमें इसका पूरा फायदा मिलता है। कमरे में जितने भी लोग हैं उस तक वो पूरी उसकी फायदा पहुंचती है, जो कि अपने आप में एक यूनिक फीचर कहलाता है। अब हम फिल्टर्स की बात हमने की आगे। तो फिल्टर्स, मैंने जैसे आपको बताया, फिल्टर्स आपको बदलने का आपको सही वक्त भी पता होना चाहिए कि फिल्टर हम कब बदलें। तो स्क्रीन पे आपको प्राइसिंग दिख रही है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं फिल्टर बदलने के 2 सही समय होता है। एक तब जब आपका एयर फ्लो का दबाव अगर कम पड़ जाए, 40-50% आपको कम नजर आए,
तो आप समझ लीजिए आपके फिल्टर चोक हो गए, आपको फिल्टर बदलने का आप सही वक्त आ गया है। दूसरा, तब जब आपके मशीन से कंटिन्यूस स्मेल आ रहा हो, बदबू आ रही हो और वो कम ना हो रहा हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपके दोनों फिल्टर्स बदलने की सही वक्त आ गया है। तो इन दोनों सूरतों में आपको फिल्टर्स बदल लेने चाहिए। फिल्टर्स आपको सिर्फ वेस्टिज से ही प्राप्त हो गए, ऑनलाइन भी आप या ब्रांच से भी ले सकते हैं। आपको दिख रहा है कार्बन फिल्टर का, यहाँ हमने प्रोडक्ट कोड यहाँ मेंशन किया हुआ, आइटम कोड मेंशन है, 27001 हेपा फिल्टर है, 27008 कार्बन फिल्टर है। इन दोनों फिल्टर की प्राइसिंग आपको दिख रही होगी, एमआरपी दिख रही होगी, डीपी दिख रहा है और साथ में पीवीवीवी का प्राइस दिख रहा है। तो ये जो प्राइसिंग है ये आपको पता होगा, आपको सिस्टम में मिल जाएगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सुझाव सिर्फ एकमात्र ये है, जैसे कि हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छा रहे, हमेशा अप टू मार्क रहे, और सेफ्टी के नजरिए से भी हम करते हैं। सिमिलरली एयर प्यूरिफायर आपका एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, तो अगर एयर प्यूरिफायर के अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं तो इसकी फिल्टर टाइमली बदल लेना चाहिए, कभी भी डिले या कोतूहल नहीं करना चाहिए, ताकि ये आपके हेल्थ पर असर ना आए। आप ये मान के चलिए जितनी भी इम्प्योरिटीज ये फिल्टर एब्जॉर्ब करती हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज पास ऑन होता है और वो आपके लंग्स तक जाता है, जिससे आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फिल्टर्स टाइमली बदलें और जरूर बदलें, एक साथ दोनों फिल्टर आप बदल सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलूंगा आप सबको, आपने मौका दिया मुझसे बात करने का, धन्यवाद। ओके पंकज, एक रिक्वेस्ट है, वो जो एयर फ्लो वाला स्लाइड है वो ले आओगे एक बार प्लीज, एयर फ्लो वाला। श्योर। हाँ, तो मैंने आपको ये कहा था कि हम एयर प्यूरिफायर को हॉस्पिटल पे, ऑफिस में या डॉक्टर्स क्लिनिक में रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन का एक्सपोजर इन एरियाज में सबसे ज्यादा होता है, राइट। आप अपने घर में बैठे हैं 2 घंटे, आपका एक्सपोजर इन्फेक्शन में ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन आप 2 घंटे ऑफिस में बैठेंगे, वहां पे इन्फेक्शन का एक्सपोजर आपका बढ़ जाता है। आप 2 घंटे अपने किसी डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे, थोड़ा इन्फेक्शन का एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ जाता है। आप 2 घंटे हॉस्पिटल में बैठेंगे, आपका इन्फेक्शन का एक्सपोजर और थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन का एक्सपोजर है वो हमारा एयर प्यूरिफायर काम करता है उसको रिड्यूस करने में। और हमारा प्यूरिफायर बेटर क्यों है और कैसे है, पंकज एक बार ये एक्सप्लेन कर दो। श्योर। देखिए, आप देख रहे हैं जैसे कि मैं एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो जो आप देख रहे हैं, सर्कुलेशन, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ से मेक आउट कर सकते हैं, ये हमारी फिंस है जहाँ से एयर बाहर निकलता है। तो आमतौर पे आपको फिंस स्ट्रेट दिखता होगा, बट यहाँ आपको एक एंगल सा नजर आ रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल इसलिए बनाया गया है ताकि एयर फ्लो जो हो बाहर जब एयर निकले तो वो 20 डिग्री का एंगल बनाए। और ये 20 डिग्री का एंगल जब बनता है तो दीवार से जब ये एयर फ्लो टकराता है तो ये पूरे कमरे के कोने कोने तक इसकी सर्कुलेशन पहुंचती है। तो जैसे ये सर्कुलेट होता है पूरे कमरे में तो आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है, जिसके लिए आपने एयर प्यूरिफायर लिया है वो ऑब्जेक्टिव आपका मीट होता है। दिस इज व्हाट, मतलब आप देखिए, आपको इन्फेक्शन हवा में रिड्यूस करना है। हम सांस कहाँ से लेते हैं? सांस हवा में सांस हमारे शरीर के अंदर आती है। अगर हवा में इन्फेक्शन रहेगा तो वो हमारे सांसों के जरिए शरीर के अंदर आएंगे, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे धूल मिट्टी हो, चाहे केमिकल्स हो, कुछ भी हो, तो हमारे सांसों के जरिए अंदर आएंगे। हमारा एयर प्यूरिफायर बहुत इफेक्टिव तरीके से पूरे कमरे की बेहतर सफाई करता है, जैसे कि आपको पंकज ने बताया, जिससे जब पूरे कमरे की बेहतर सफाई होगी जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता, इसे हम यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो बोलते हैं, जिसके कारण हवा एक एंगल से निकलते हैं और पूरे कमरे की सफाई करता है। तो आप चाहे कमरे के किसी भी कोने में हो, आपका एक्सपोजर लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है। सो ये हमारा यू पॉइंट है, ये हमारी यूनिक बेनिफिट है जो आपको कोई और एयर प्यूरिफायर ब्रांड नहीं दे सकता। अभी आपके जो क्वेश्चंस है, अगर कोई सेशन से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो आप चैट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और मेरे कलीग पंकज आपके सवालों के जवाब देंगे। दीपांशु जी। जी श्योर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए। और इतना बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि हवा 20 डिग्री एयर फ्लो, मतलब ये अमेजिंग है सर, अमेजिंग। मतलब ये तो किसी भी प्रोडक्ट में टेक्निकली अवेलेबल है ही नहीं कि आउट ऑफ द बाउंड कंपटीशन है। बस इतना सा भी अगर लोगों के साथ हम शेयर करें कि किस तरह से ये एयर फ्लो आपके पूरे रूम को क्लीन करता है,
तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी अभी सेशन में, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम 1 या 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। आई होप सर एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं। हाँ मैं देखूँ। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कैसे बात करें? सुनील प्रसाद जी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप किसी भी शॉप में, चाहे शॉप हो चाहे छोटा ऑफिस है, जैसे एडवोकेट्स के ऑफिस है, जैसे सीए के ऑफिस होते हैं, छोटे ऑफिस होते हैं, किसी भी ऑफिस में, मतलब जहाँ पे भी इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है वहां पे हमारा प्योरीफायर काम करेगा। ओपन रूम में रखना है या क्लोज रूम में? पंकज, सुशील मिश्रा जी का सवाल है। पंकज, कैन यू हियर मी? श्योर। देखिए, आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं मिश्रा जी। देखिए, अपना एयर प्यूरिफायर दोनों जगह उपयुक्त काम करता है, बट अच्छा होता है जब ये क्लोज लूप में रहता है। वेंटिलेशन वाले रूम में या सेमी वेंटिलेशन वाले जगह में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती, बिकॉज चूंकि वहाँ एक्सपोजर एयर का काफी, बाहरी एयर का काफी रहता है। तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पे क्लोज लूप रहे वहां पे इसे यूज करने का कोशिश कीजिए। मतलब जो एसी रूम है वहां पे आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी। और अगर कोई नॉन एसी रूम है, जैसे देखिए इंडिया में पूरे साल एसी का इस्तेमाल तो नहीं होता है, तो आपका अगर दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं तो प्यूरीफायर काम नहीं करेगा। अगर आपका खिड़की में कूलर है तो वहां भी काम नहीं करेगा। लेकिन आप मान लीजिए पार्शियली वेंटिलेटेड है, दरवाजा बंद है खिड़की खुला है, या खिड़की बंद है दरवाजा खुला है, तो इस सिचुएशन में प्यूरीफायर 10-15% इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, लेकिन काम करेगा। सो आई होप सुशील जी आंसर कर पाए हम लोग। आशीष जायसवाल जी का सवाल है कि इफेक्टिव इन कोविड अफेक्टेड रूम्स और पेशेंट इन कोविड वार्ड्स। देखिए, हमारा प्यूरीफायर एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को रिड्यूस करता है, और प्लाज्मा क्लस्टर का ये प्रूफ है। प्लाज्मा क्लस्टर कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को डिस्ट्रॉय करता है। इसका इफेक्ट वेरी करेगा कमरे की कंडीशन के ऊपर। काम तो करता है, बट कमरे की कंडीशन कितनी कैसी है, इन्फेक्शन का लेवल कितना ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा, बट इफेक्टिव डेफिनेटली है। बिल्कुल सर। एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा है कि इसकी जाली किधर की तरफ रखें, तो सर ने ऑलरेडी एड्रेस किया है कि हमें इसका जो लोगो है वो फ्रंट की तरफ रखना है, और जाली को दीवार की तरफ, दीवार से 6 इंच हटा के रखना है प्रोडक्ट को, और जमीन पे रखना है। तो इस तरह से लेंगे प्रोडक्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सर मैं आपसे सीख के दे पाया। वेरी गुड, यस सर। दीपांशु जी, शैलेंद्र कुमार तिवारी जी का सवाल है, बेडरूम के एंट्रेंस में रखना है। ये आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे बंद वाला हिस्सा हो कमरे का, मतलब जो भी हिस्सा क्लोज है उस हिस्से में एयर प्यूरिफायर को प्लेस करिए। और पूनम दीक्षित जी ने पूछा है पावर कंजम्पशन। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। आप अगर दिन में 12 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, महीने का बिजली का खर्चा 80 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, 50 से 80 रुपए। तो बिजली कंजम्पशन इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू। आई होप सर सभी लोगों के क्वेश्चन हम लोगों ने एड्रेस किए हैं। एक में लास्ट में बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मेरी बड़ा क्वेरी है। हम लोग बार बार शॉप में जाते हैं, और बार बार शॉप में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति खुद में वहां पे कई बार 30 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटे तक व्यतीत करते हैं, चाहे वो फीमेल का पार्लर हो चाहे वो जेंट्स का पार्लर हो। तो इस प्रोडक्ट को, चूंकि वो वहाँ पे बहुत सारे फीमेल सब्सटेंसेस भी यूज करते हैं, परफ्यूम्स भी यूज करते हैं, पाउडर्स भी यूज करते हैं, और जैसे मुझे एलर्जी है कि अगर पाउडर डालेंगे तो मुझे एकदम से खांसी आने लगती है, तो लाइक दैट उस केस में क्या पार्लर्स में भी हम इसको अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे हमारा प्रोडक्ट 250 स्क्वायर फीट के लिए है, तो आप इसे 100 स्क्वायर फीट पे रिकमेंड करिए। राइट, जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है या जहाँ पे केमिकल्स या फ्यूम्स ज्यादा है, वहां पे आप इसकी हाफ कैपेसिटी मान के चले। एक सवाल मतलब एरिया ज्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन और है जी, आशीष जायसवाल जी का एक है सवाल। एसी कंपनीज कहते हैं प्यूरिफायर काम
होता है प्यूरिफिकेशन। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपको कोई इस तरीके का मिलते हैं तो आप उनसे पूछिए कि भाई एसी में आपने लगाया क्या है जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। एसी सिर्फ कमरे की हवा को ठंडा करता है। तो आप उनसे पूछिए, देखो आपको पंकज ने बताया कि हमारे पास प्री फिल्टर है, कार्बन है, एपा फिल्टर है, प्लाज्मा क्लस्टर है, तो एसी में क्या कुछ ऐसे होते हैं? अगर नहीं होता है तो प्योरीफायर कहाँ काम करेगा? सो एक आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि हम हर मंगलवार को 9 बजे मिलते हैं, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते। आज हमने ये कोशिश करी कि हम अलग तरीके से कुछ जानकारी दें, बट आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपको और बेहतर जानकारी दे सकें।